हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड वीडियो। इसके पहले मैं आपको दो वीडियोस दे चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने चार्जेस के बारे में समझा था। फिर दूसरा वीडियो आपका कूलाम लॉ के ऊपर था कि कोई भी दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। अब हम समझते हैं कि अगर दो चार्जेस के बाद तीन चार्जेस हैं, चार चार्जेस हैं या मल्टीपल चार्जेस हैं, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा। तो इसको जब ऑब्जर्व किया कूलाम साहब ने, तो उन्होंने ये कहा कि भैया कोई भी दो चार्जेस हैं, उनका अपना जो इंटरेक्शन है वो किसी थर्ड चार्ज के इंटरेक्शन को इफेक्ट नहीं करता कि थर्ड चार्ज पे उनका कोई इफेक्ट होगा। तो उसको समझने के लिए, चूंकि ये एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता फिगर है आपका, ये मैंने 3 चार्जेस सिस्टम बनाया सिंप्लिसिटी के लिए। फिर ये n चार्जेस के लिए आप इसको लिख सकते हो। तो n चार्जेस के लिए कैसे लिखा जाएगा वो भी समझाएंगे हम आपको। तो है क्या कि हम लोगों ने ये किया कि यहां ले लेते हैं, अब जैसे कभी भी इधर मान लेते हैं एक जगह Q1 चार्ज है, आपका Q1 चार्ज है, इधर आपका ले लेते हैं, इधर Q2 चार्ज ले लेते हैं, और इधर आपका ले लेते हैं Q3 चार्ज, इधर Q2 और इधर Q3 चार्ज ले लेते हैं। तो आपका एनसीईआरटी से सिमिलर फिगर आपको दिखाई देने लगेगा। 3 चार्जेस सिस्टम हो गए। फिर ये सारे इनकी जो डिस्टेंस है, इनको मान लिया यहां ओरिजिन है, ओरिजिन से ये जो Q1 की डिस्टेंस है वो R1 है, Q3 की डिस्टेंस है तो R3 है, और Q2 की डिस्टेंस है तो R2 है। ऐसी डिस्टेंसेस हमने ले ली। जब ये डिस्टेंसेस हमें पता चल गई, ये वेक्टर ही होंगे, ये जनरली वेक्टर होंगे। अब हम क्या है कि हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन चार्ज Q1। हमारा टास्क क्या होगा इसमें, पता करना कि किसी एक चार्ज पे इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण फोर्स क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, Q1 पे चार्ज जब निकाल रहे हैं तो पहले ये देखें कि Q3 और Q1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकालने का, उसको कैलकुलेट करने का प्रयास करें। तो है क्या, Q1 से लेके Q3 तक की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, Q1 से लेके Q3 तक की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये लेंथ क्या होगी इसको पता करने का प्रयास करें। तो चूंकि R1 और R3 के बीच में इंटरेक्शन है ना, तो मतलब R1 माइनस R3 कर लें तो हमें पता चल जाएगा। मतलब R13 अगर हम निकाल लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें Q2 और Q1 के बीच की डिस्टेंस पता करनी है तो होगा क्या कि यहां से यहां R2 डिस्टेंस है, यहां R1 डिस्टेंस है, तो R1 माइनस R2 कर लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर फॉर्म में है, ये सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में है। तो आप आपको पता है कि वेक्टर को कैसे डिवाइड किया जाता है, पैरेललोग्राम लॉ होगा या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम लोग यूज करते हैं। तो इधर जो होगा वो होगा R12, R12। आप ऐसा कर सकते हो, ये डिस्टेंस भी पता चल गई, ये डिस्टेंस भी पता चल गई। अब जब डिस्टेंस पता हो, चार्जेस पता हो, तो हम फोर्सेस को लिख सकते हैं। अब इधर से क्या है, Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स होगा, अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो होगा क्या कि ये रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो होगा Q1 और Q3 के बीच में। वो फोर्स कहलाएगा आपका F13। वो फोर्स क्या होगा, F13। फर्दर जो Q2 और Q1 के बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा आपका कि इधर Q2 है, इधर Q1 है, तो दो चार्जेस हैं। अब चूंकि 1 पे ही निकालना है तो F12, इधर का क्या होगा अपना F12, ठीक है ना। F12 ये होगा। अब जब एक फोर्स इधर जा रहा, एक फोर्स इधर जा रहा, तो रिजल्टेंट जो होगा हमेशा Q1 के साथ अलोंग ऐसे निकलेगा। तो ये जो फोर्स होगा ये निकलेगा आपका F1, जो हमें निकालना है। F1 फोर्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि F1 क्या होगा। और F1 को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि हम चाहें तो जो F1 क्या है वो रिजल्टेंट है F13 का और F12 का, तो उसको लिखा जा सकता है कि F इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 होगा वो बराबर होगा F12 के और F13 के। अब उसी को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पिछले वीडियो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म लिखना सिखाया था। अब डिस्टेंसेस जो लिखी हैं उसके हिसाब से आप उनको लिखने का प्रयास करोगे। तो होगा क्या,
F12 को जब लिखेंगे तो वो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 भी, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो जो डिस्टेंस कौन सी वाली, ये डिस्टेंस R12, यही तो डिस्टेंस है बीच में, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, R12 सिमिलर, और साथ में यूनिट वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या है, F1 से 2 है, तो उसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, F12 प्लस, और एक चीज और, सारी चीजें चूंकि नापी कहां से जानी है, 1 से, हमें हर चीज पता करनी है 1 पे कि फोर्स ऑन 1 क्या है, तो सारी डिस्टेंसेस को आप 1 से कैलकुलेट करोगे, ना कि जब दो चार्जेस सिस्टम की बात करी थी पिछली बार, जब आपको कूलॉम लॉ बताया था मैंने, तो उसमें ये कहा था कि आप रिवर्स करके लिखोगे, और फिर चूंकि हमें वहां न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी दिखाना था, इसलिए हमने वैसा किया था। लेकिन जब समराइज करके लिखना होगा, एन पार्टिकल्स के लिए लिखना होगा, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, जिस चार्ज के लिए लिख रहे हो उसके लिए लिख सकते हो। तो क्या लिखा जाएगा, सेकेंड चार्ज के लिए F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q1 Q3 अपॉन R, जो वेक्टर होगा वो 1,3 होगा, R13 ये वेक्टर, और इनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R13, चूंकि यहां डिस्टेंस क्या है आपकी 1 से 3 की तरफ हमें इंटरेक्शन पता करना है। अब जब इसको आप लिखोगे तो ये जो चीज आई है ये आपका होगा टोटल फोर्स, यही होगा वो जो F1 हमें कैलकुलेट करना था, उसकी वैल्यू ये होगी। आपको इतना कैलकुलेट करना रहेगा। ये जो चीज दिखाई दे रही है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और वो ये कहता है कि किसी भी दो चार्जेस के कारण, ये मतलब दो से ज्यादा चार्जेस के कारण जो टोटल फोर्स होता है वो सम होता है इंडिविजुअल फोर्सेस के साथ। इंटरेक्शन निकाल लो, तो यहाँ इंडिविजुअल फोर्सेस क्या है, एक ये इंडिविजुअल फोर्स अलग निकाला, एक ये इंडिविजुअल फोर्स अलग निकाला, दोनों को सम किया, वो टोटल आया। अब अगर इसी जगह n चार्जेस होते, कि ये चार्जेस n नंबर ऑफ चार्जेस होते, तो ये जो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला बदल जाता, और ये फॉर्मूला हो जाता आपका इफ n चार्जेस। अगर हम n चार्जेस की बात करें तो n चार्जेस में क्या लिखेंगे कि F1 पे देखेंगे कि 1 चार्ज पे n चार्जेस के कारण क्या इफेक्ट होगा, तो उसको लिखेंगे हम लोग F12 पहले 2 चार्ज के लिए, प्लस F13 प्लस F, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका F1n। और फिर फर्दर अगर हम इस फॉर्मूले को लिखने का प्रयास करेंगे, तो वो लिखा जाएगा F1 इज इक्वल्स टू, अब इसी को लिखेंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, और साथ में लिखें F12 जब लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में भी कौन सा R इसका इफेक्टिव रहेगा, तो सीधी सी बात है 1,2 वाला इफेक्टिव रहेगा, और यूनिट वेक्टर साथ में क्या R12 प्लस 1,3 वाला लिखेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन R13 ये वेक्टर, और प्लस इसका स्क्वायर, और इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या होगा 1,3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। फर्दर वो इधर n पार्टिकल के जब लिखेंगे तो Q1 मल्टीप्लाइड विद Qn अपॉन, इधर प्लस के साथ लिखेंगे, अपॉन R1n ये वेक्टर, इसका स्क्वायर, और R1n कैप, ऐसा एक फॉर्मूला आपका बन के आएगा। इसको अगर हम और समेशन वाइज इसको लिखने का प्रयास करें तो वो हो जाएगा, कॉमन फॉर्मूला लिखने का प्रयास करें तो F1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 2 से लेके n तक, क्योंकि सबसे कम i की वैल्यू जो हो सकती है वो 2 है, जो i की वैल्यू क्या होगी वो 2 होगी, और इसी फॉर्मूले को समराइज करके लिखेंगे हम लोग Q1 i के फॉर्म में, 1 तो यही है, i की वैल्यू अब बदल सकती है, i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लास्ट तक n तक जा सकती है, Q1 QI अपॉन R1 के साथ i आपका, इसका स्क्वायर, और इसका मोड निकालेंगे, और इसके साथ भी R1i,
आई की वैल्यू हम बदलते जाएंगे, आई की वैल्यू को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी n तक रखते जाएंगे, ये आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई होता जाएगा। ये होता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी दो चार्ज मतलब कोई भी फोर्स जो होगा, जैसे बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं, उनके कारण जो फोर्स होता है वो सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो फोर्स होगा उसका। सेम यही फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड होता है। तो अगला वीडियो जो मेरा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगा कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका वैलिड होगा। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको पोल के थ्रू दूंगा, प्लस इसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक बनाना मुझे अभी आता नहीं है, मैं सीख लूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आप उन न्यूमेरिकल, चूंकि मैं इसमें वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूं, आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ट्राई करना, पढ़ते रहो मन लगा के, और जहां समस्या हो कमेंट करो, मुझे बताओ।